Okay, so far we have studied about enthalpy changes. We checked out various types of enthalpy changes, which includes enthalpy change of formation, enthalpy change of combustion, ionization energy, जो AS में भी देखा था पहले. Then we introduced enthalpy change of atomization, enthalpy change of neutralization, and lattice enthalpy. Okay, then we studied Born-Haber cycle, through which we can calculate the lattice energy of an ionic compound. Born-Haber cycle is an extension of Hasse cycle actually. जो Hasse cycle था उसी को थोड़ा सा complex form है, उसको हम Born-Haber cycle कहते हैं. Born-Haber cycle is mainly used to find the lattice enthalpies of ionic compounds. ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी. लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जितनी भी एंथैल्पी चेंजेस की डेफिनेशन है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आपको याद होनी चाहिए. Then we studied about the factors that affect the lattice energy, that includes size of ions and charge of ions. ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. अब हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे ये काम, we'll start from ion polarization. Basically हमारे पास as per syllabus we have 3 chapters. energetics एक अलग चैप्टर है जो हम अभी साथ पढ़ रहे हैं. एक और चैप्टर है that is group 2, ठीक है, that is from inorganic chemistry. और एक और हमारे पास चैप्टर है जो सिलेबस के हिसाब से एक अलग चैप्टर है, that is entropy. ये तीनों चैप्टर हम मिक्स करके एक साथ पढ़ेंगे. तो आज जो हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू ग्रुप 2. सही है. एएस में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट अलग से करते थे, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप 2 है हम इसके साथ ही पढ़ेंगे. चलें स्टार्ट करें. आगे किसी का कोई सवाल है लास्ट क्लास से? कुछ नहीं पूछना, आगे स्टार्ट करें क्लास. ओके. अच्छा, आज जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज आयन पोलराइजेशन. व्हाट इज आयन पोलराइजेशन? देखो हमारे पास कैटाइंस और एनाइंस, दो तरह के आयन्स होते हैं. तो इस चीज को समझना, डजंट मैटर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैटाइंस और एनाइंस, दोनों के लिए एक ही बात है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयन्स, कैटाइंस और एनाइंस. अगर कोई भी एटम कैटाइन बनाता है बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, लेट्स से इफ वी हैव अ सोडियम एटम, इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स अ +1 चार्ज. तो हम +1 चार्ज जो है वो उसके ऊपर इस तरह से लिखते हैं. बट वी आर कंसिडरिंग एटम्स और आयन्स टू बी स्फेरिकल इन शेप. जो सोडियम आयन है, सोडियम एटम जब सोडियम आयन बनाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली ये पूरे सोडियम एटम के ऊपर स्प्रेड आउट हो जाता है. अब ये मैं बहुत सारे प्लस तो बना रहा हूँ लेकिन ये है सोडियम +1 आयन. बेसिकली मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ, जो सोडियम एटम जब सोडियम +1 आयन बनाएगा तो ये जो +1 चार्ज है, या लेट्स से अगर क्लोरीन एटम आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स क्लोराइड आयन, तो इसका जो -1 का चार्ज है ना, जो चार्ज है वो पूरे आयन के ऊपर स्प्रेड आउट हुआ हुआ होता है. अब ये मैं बहुत सारे नेगेटिव बना रहा हूँ, इट डजंट मीन कि ये -1 से ज्यादा हो गया है, तो ये -1 ही, लेकिन ये चार्ज जो है वो स्प्रेड आउट हुआ हुआ होता है पूरे के पूरे आयन के ऊपर. ये जो स्प्रेड होता है चार्ज का, इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. दिस वर्ड इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी एक चार्ज डेंसिटी होती है. ठीक है, चार्ज डेंसिटी हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. अब वॉल्यूम इसलिए इन्वॉल्व है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट ब्रोमाइड आयन, तो बोथ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड फॉर्म्स अ चार्ज ऑफ -1 बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो कूलम्स होते हैं ना चार्ज का यूनिट, अगर -1 है तो, और ब्रोमाइड पे भी -1 है, तो अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो दोनों पे सेम है ना. बट वी नो दैट ब्रोमाइड आयन इज
bigger in size as compared to chloride ion, because chlorine is from period 3, it has 3 principal quantum shells, and bromine is from period 4, it has 4 principal quantum shells. The size of the bromide ion is greater as compared to chloride ion. तो जो चार्ज डेंसिटी हमने फॉर्मूला देखा था, it depends upon two factors: the value or the magnitude of charge spread out over the volume of ion. And volume of ion is basically depending upon the radius of the ion. A bromide ion has more number of principal quantum shells, so its size is naturally bigger as compared to chloride ion. तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा. अभी अब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ओवर द क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन इज सेम, दैट इज -1. तो चार्ज की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज. समझ आती है? तो इसको हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, और द स्प्रेड ऑफ चार्ज ओवर एनी पर्टिकुलर आयन, वेदर इट या कैटाइन और एनाइन, उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं. तो ये अब आयन पोलराइजेशन क्या है? देखो, अगर क्लोराइड आयन आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड से मतलब अगर अकेला क्लोराइड आयन है, तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, इट वुड बी स्प्रेड आउट इवनली, इवनली स्प्रेड आउट हुई भी होगी. ठीक है. लेकिन अगर इस चार्ज डेंसिटी को या इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर कोई चीज अट्रैक्ट करेगी, लेट्स से इसके बराबर में एक पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन है, सोडियम आयन है या कोई और चीज है, या किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, अगर वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरह से स्प्रेड आउट हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, जिसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. जब ये डिस्टॉर्ट होगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा. Would be something like this. This is known as distortion of electron cloud, right? And obviously the value of charge density will change. Why? Because magnitude of charge is still same, but now the charge is spread over the larger volume. क्योंकि वॉल्यूम पहले स्फेरिकल था, वो स्ट्रेच्ड आउट हो गया, रेगुलर शेप हो गया, ज्यादा एरिया पे फैल गया है, तो चार्ज डेंसिटी विल नेचुरली डिक्रीज. यहाँ तक बात समझ आई सबको कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या चार्ज डेंसिटी या डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या मतलब है? We haven't still discussed about ion polarization. इसकी ion polarization की definition में कुछ words आएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का और डिस्टॉर्शन का, वो बस मैं समझाना चाह रहा हूँ. तो आर वी क्लियर विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दो, ताकि हम रिपीट कर लें इस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं. एनीवन? इल्सा बेटा देखो, डिस्टॉर्शन क्या है? इफ क्लोराइड आयन इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मींस कि अगर वो अकेला है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रेगुलरली शेप्ड होगा, लाइक दिस, फैला हुआ नहीं होगा. बट अगर इसके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई रख दो, तो क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अपनी शेप चेंज कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियाई, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, वो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसका शेप जो स्फेरिकल है वो डिस्टॉर्ट होकर रेगुलरली शेप्ड हो जाएगा. दिस इज नोन एज डिस्टॉर्शन. बिगड़ गया है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब एक रेगुलरली शेप्ड क्लाउड था. क्लाउड क्यों कह रहे हैं इसको? बिकॉज इसको हम इमेजिन कर रहे हैं जस्ट लाइक अ क्लाउड, जैसे क्लाउड स्काईज में होते हैं ना, अगर आप उसको पकड़ के कोई चीज उस पर हिट करोगे तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा उसका शेप. सही है इल्सा, समझ आई बात? आगे बढ़े. अच्छा, अब आयन पोलराइजेशन की वरीजा बेटा, इस सवाल का जवाब आप मुझे खुद दो.
Initially, when chloride ion was isolated, its charge was concentrated in a smaller volume. When the distortion takes place, distortion means the cloud is spread over the larger volume. The volume increase hoga, so what will happen to charge density? Charge, the magnitude of charge is still same, na? Because chloride ion has formed -1 ion by gaining 1 electron. So the magnitude of charge is same. However, that charge has been spread out over the larger volume due to distortion. So charge density will decrease because charge density is charge over volume. Denominator increase हो रहा है ना, तो charge density decrease होगा. Clear? Okay. Now how would we define ion polarization? अब ion polarization क्या होता है? इसको देख लेते हैं. Ion polarization is basically the distortion of electron cloud on anion by neighboring cation. Because we are dealing with ionic compounds right now, right? This is the extension of lattice energy actually. So whenever an ionic compound is formed, we know we have a cation and we have an anion. एक positively charged ion होता है, एक negatively charged ion होता है. तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो बेसिकली डिस्टॉर्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और वो क्यों होता है वो भी हम बात कर लेते हैं. पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको मजीद. दिस इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन anion by a, बेटा साथ साथ लिख लेना इसको, neighboring cation. This distortion is greater when cation is small and highly charged. देखो, if you are talking about an ionic compound sodium chloride, सोडियम क्लोराइड का आयनिक कंपाउंड बनता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से. अब सोडियम आयन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1 था इनिशियली. नाउ it has lost one electron, so the electronic configuration would be 1s2 2s2 2p6 and that's it. However, for chloride ion the electronic configuration would be 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5 होगी क्लोरीन एटम की, बट नाउ इट हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट शुड बी 3p6. जो सोडियम आयन है उसका जो साइज होगा, नाउ इट इज लेफ्ट विद, initially sodium atom has 3 principal quantum shells, but after forming a sodium ion it is left with 2 principal quantum shells. But for chloride ion still have 3 principal quantum shells. तो उसका जो साइज होगा क्लोराइड आयन का, इट वुड बी बिगर एज कंपेयर टू सोडियम आयन. जो कैटाइन होगा इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द एनाइन, राइट. जिन आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं सेम पीरियड का मेटल और नॉन मेटल है ना. अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्लोराइड आयन पे. अब हमें ये स्टैब्लिश करना है कि क्लोराइड की ही डिस्टॉर्शन, मतलब नेगेटिव आयन की और या एनाइन की डिस्टॉर्शन की क्यों बात कर रहे हैं. दिस इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन एनाइन. कैटाइन पे भी तो हो सकती थी डिस्टॉर्शन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टॉर्शन ऑन एनाइन. तो व्हाई एनाइन? बिकॉज देखो सोडियम आयन जब बनेगा तो उसका साइज छोटा होगा, इट इज पॉजिटिवली चार्ज ऑफ कोर्स. और क्लोराइड आयन का साइज जो होगा वो सोडियम आयन से बड़ा होगा.
अब अगर मैं क्लोराइड आयन के न्यूक्लियस को देखूं तो क्लोराइड आयन का जो न्यूक्लियस है इट विल बी फार्दर अवे फ्रॉम द सोडियम आयन। दो बातें अभी देखनी है हमें। देखो बेसिकली जो डिस्टॉर्शन कर रहे हैं ना वो डिस्टॉर्शन कर रहे हैं इनके न्यूक्लियस। सोडियम का न्यूक्लियस इट इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड क्लोराइड आयन न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा अब देखो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, अब क्लोराइड आयन का जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो सोडियम आयन या किसी भी कैटाइन के पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। लेकिन ये जो न्यूक्लियस सोडियम आयन का है, दिस न्यूक्लियस being positively charged, it will attract the negative charge density of the chloride ion, and that's why only the anion electron cloud is distorted. कैटाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं होता। अच्छा जो आप ये भी कह सकते हो कि सोडियम आयन भी तो पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोराइड आयन भी तो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन वो जो चार्ज डेंसिटी है ना वो बहुत छोटी है, कम है एज कंपेयर टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि सोडियम आयन के न्यूक्लियस में वी हैव 11 प्रोटॉन्स, क्लोराइड आयन के न्यूक्लियस में वी हैव 17 प्रोटॉन्स, और जो सोडियम आयन पे चार्ज आया है वो +1 आया है बस, और क्लोराइड आयन पे चार्ज सिर्फ -1 आया है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस चार्ज डेंसिटी इज मच मच पावरफुल एज कंपेयर टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ द एनाइन इटसेल्फ। ठीक है, अब बात समझ आई कि कैटाइन ही क्यों डिस्टॉर्ट कर रहा है एनाइन को। एनाइन कैटाइन को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, कैटाइन डिस्टॉर्ट कर रहा है नेगेटिवली चार्ज आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ठीक है, क्योंकि एनाइन का न्यूक्लियस भी ये काम कर सकता है, लेकिन ये काम तब करेगा ना जब सोडियम की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव को तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ आई? डिस्टॉर्शन विल ओनली हैपन ओवर द एनाइन by a neighboring cation, and whenever an anionic compound is formed we have cation and anion neighbors of each other. अब ये डिस्टॉर्शन ज्यादा कब होगी? when the nucleus of cation is more powerful, मतलब हाईली चार्ज न्यूक्लियस होगा, more nuclear attraction, and when will have a cation have more nuclear attraction? Due to more number of protons. जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का जिससे आयन बना है वो ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा एनाइन की, और जितना स्मॉल होगा, देखो स्मॉल होने से क्या होता है, तो जो कैटाइन का न्यूक्लियस है इट विल बी मोर क्लोजर टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन, राइट? समझ आई ये डेफिनेशन क्या है आयन पोलराइजेशन की? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन एन एनाइन बाय अ नेबरिंग कैटाइन। Through the concept of ion polarization, we will try to understand thermal stabilities of metal carbonates and metal nitrate. इसलिए इसको पढ़ रहे हैं और ये डेफिनेशन भी पूछ लेता है, ये भी याद रखनी है आपको। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? कुछ पूछना है किसी को? अच्छा ऐसे वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें आज ही ज्वाइन किया है? बेटा जरा चैट में बता दो कि जिनकी फर्स्ट क्लास है ये, ताकि मैं आपको बता दूं पुराना काम किस तरह से आपको कवर करना है। बिस्मा, अब्दुल्ला, सारी। बेटा देखो आपके पास ग्रुप पे एक लिंक आया होगा, उस लिंक में आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, उसमें हैंडआउट्स भी हैं और पास पेपर्स भी हैं। तो आप अपना काम स्टार्ट करोगे फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, आई थिंक टुडे इज आवर क्लास 6 ऑफ एनर्जेटिक्स। इनिशियल क्लासेस वर अ बिट स्लो पेस पे थी, हमने बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं की हैं। इन दी फर्स्ट 2 क्लासेस वी सॉर्ट ऑफ रिवाइज्ड एएस एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो वो तो इतना ज्यादा आपका मिस आउट नहीं हुआ है। उसके बाद हमने कुछ नई चीजें पढ़ी थी, तो मेक श्योर कि उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अब नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन थर्सडे, राइट? बिफोर थर्सडे मेक श्योर यू वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। वेंसडे तक हो सकती है तो वेंसडे तक कर लो, लेट से अगर नहीं भी होती है तो इट्स ओके,
क्योंकि आगे आज जो हम पढ़ रहे हैं ना और जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसका पीछे वाले काम से इतना ज्यादा लिंक है नहीं। तो by the end of Thursday over the weekend, if you have any queries in the previous lectures, तो वो हम लोग फिर उसके लिए एक सेशन करके उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। But make sure if it is not possible before Thursday, तो make sure by the end of Friday आप वो सारे lectures देख लो ताकि weekend पे Saturday Sunday हम उसको clear कर लें सारी चीजों को। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या आगे बढ़े? Yes, Bisma, I will share it again after the class. I just sent it, okay? चले आगे बढ़े। अच्छा, एक और टर्म हमें समझनी है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेशन कौन कर रहा है? पोलराइजेशन हो रही है एनाइन की, कैटाइन पोलराइज कर रहा है एनाइन को। आयन पोलराइजेशन हम इसको कह रहे हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन एनाइन। एनाइन इज बीइंग पोलराइज्ड एंड हु इज पोलराइजिंग एनाइन? द कैटाइन इज पोलराइजिंग द एनाइन। तो जो पोलराइजिंग पावर होगी वो एक्चुअली कैटाइन के न्यूक्लियस की होती है। एक टर्म है हमारे पास पोलराइजिंग पावर। इसकी डेफिनेशन है पोलराइजिंग power of a cation is the ability of a cation to attract electrons and distort electron cloud of anion। देखो जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसमें studied about orbitals that it is the region where chances of finding the electrons are highest। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो जो जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस रीजन को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ठीक है, इसको हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। अच्छा, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द आयन पोलराइजेशन, वो भी देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन कब इंक्रीज होगी एनाइन पे? पोलराइजेशन इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन कैटाइन बेसिकली ना। तो कैटाइन का न्यूक्लियस जब जितना स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब कैटाइन का चार्ज जितना ज्यादा होगा और उसकी साइज जितना स्मॉल होगा, तो उतना ज्यादा वो पोलराइज करेगा एनाइन को। पोलराइजेशन इंक्रीजेस if cation is small or cation has a greater charge। तब इन शॉर्ट कैटाइन की अगर हायर चार्ज डेंसिटी है तो वो ज्यादा पोलराइज करेगा एनाइन को।
सिमिलरली अच्छा एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा इट मींस उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है ना, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन जो है अगर वो उसका साइज बड़ा है मतलब इट हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स, इट मींस द इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दैट पर्टिकुलर एनाइन आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो ज्यादा दूर होंगे तो नेबरिंग कैटाइन उनको और इजीली अट्रैक्ट कर सकेगा, क्योंकि भाई जिस एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनाइन भी तो उसका भी नहीं तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश कर रहा होगा ना। बट you know when number of shells increases shielding increases and the outermost shell electrons experiences lesser pull from the nucleus। तो एनाइन का साइज जब भी बड़ा होगा एनाइन if your anion is bigger or more number of shells पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो जाएगी, तो पोलराइजेशन और एनाइन ज्यादा हो रहा होगा अगर एनाइन बड़ा है, राइट। और एनाइन का जो नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है उसपे अगर उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे कैटाइन की तरफ। और व्हेन एनाइन हैज अ ग्रेटर चार्ज तो इन दो फैक्टर्स की वजह से भी हायर पोलराइजेशन होती है। द एबिलिटी ऑफ बीइंग पोलराइज्ड वो एनाइन के पास होगी ना कि एनाइन पोलराइज्ड हो रहा है, दिस इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। When anion will have a higher polarizability, polarizability means ability of anion to get polarized, this is polarizability। So anion will have a higher polarizability when anion is bigger in size and its negative charge density is of greater magnitude। देखिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अब डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं ना तो हमें ये वर्ड्स यूज करने होते हैं, इसी के मार्क्स होते हैं। आप इसको जनरली टर्म्स में नहीं लिख सकते कि आप इस तरह से लिख दो कि एनाइन इज लार्जर इन साइज, इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर एंड शील्डिंग इफेक्ट इज लेस, सो नेबरिंग कैटाइन कैन अट्रैक्ट इट मोर इजीली। लिख तो सकते हो, हम समझ तो ऐसे ही रहे, लेकिन बेटा अब आप A2 में हो और A2 में आपको जितने साइंटिफिक जार्गन जितनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजीज आप यूज करोगे आंसर में उतना अच्छा आपका आंसर होगा। मार्किंग की देखो तो वो प्रेफर करते हैं टर्मिनोलॉजीज यूज करें, तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक वर्ड का मतलब भी समझे और इन वर्ड्स को याद भी करें और फिर हम अपने आंसर्स में इन वर्ड्स को यूज करेंगे। अगर मैं इसको समराइज करूं तो भाई इन शॉर्ट अ स्मॉल हाईली चार्ज कैटाइन कैन डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ एन आई। अब इससे होता क्या है, देखो वी had a cation and we had a anion, but the problem is cation, अच्छा मैं इसका न्यूक्लियस नहीं बना रहा, इसकी चार्ज डेंसिटी बना रहा हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस बट द चार्ज ओवरऑल चार्ज डेंसिटी ओवर द cation and anion। But the problem is anion won't stay spherical in shape, its electron cloud will distort, so it would look something like this। ठीक है, ये आयनिक बॉन्डिंग है। अब आयनिक बॉन्डिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हमने अब तक एस में आयनिक बॉन्डिंग के बारे में ये पढ़ा था, वंस द कैटायन हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन तो बात खत्म, एंड द एनायन विल गेन इट्स इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आ जाएगा, दैट इज एन आयनिक बॉन्ड ना, बिकॉज द प्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस। Covalent bonding on the other hand, what is covalent bonding? For example, if two chlorine atoms are bonded together, so दोनों chlorine atom, none of them would lose an electron because they have the same pulling power, same electronegativity है, तो क्या करेंगे, they will share this electron, shared pair of electrons आ जाता है। और ये होने का रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। क्लोरीन एटम्स के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो ही है। But let's say if we talk about HCl, HCl is also a covalent bond. Why? Because the electronegativity difference between hydrogen and chlorine is lesser. So instead of transfer of electron, sharing of electron takes place. यही होती है ना covalent bonding. And when ionic bonding happens, because
the electronegativity difference between the bonded atoms is much higher, due to which one atom loses an electron and the other atom gains that electron. यही था ना. लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो आयनिक बॉन्डिंग हुई है इस आयनिक कंपाउंड में, ये जो बॉन्ड बना है ये आयनिक बॉन्ड बना है. ये जो कैटाइन है, लेट्स से इफ इट इज अ सोडियम आयन एंड द एनायन इज क्लोराइड आयन, तो सोडियम आयन आफ्टर लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, क्लोराइड के पास चला गया वो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम के पास गया, वो क्लोराइड आयन बन गया. बट द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम is attracting the outermost electrons of the chloride ion अपनी तरफ, डिस्टॉर्शन जो कर रहा है, पोलराइज कर रहा है क्लोराइड आयन को. तो सोडियम भी तो कुछ वैसा ही काम कर रहा है ना, कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो अभी पूरी तरह अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. जैसे दो क्लोरीन एटम बॉन्ड करेंगे तो कोवलेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ बिटवीन द न्यूक्लियाई. HCl में भी नॉट इन द सेंटर, क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, बट इसको भी हम शेयरिंग में लेकर आएंगे. तो जो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन क्लोराइड आयन को पोलराइज कर रहा है, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ शेयरिंग ना, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, राइट. तो इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पोलराइजेशन की वजह से एक कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है. समझ आई बात? कोवेलेंट कैरेक्टर कहेंगे इस पर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड एक्चुअली. ठीक है, देखो यही रीजन है. Remember we used to struggle that metal and non-metal they form an ionic bond. However, if you remember Al2Cl6, aluminium is a metal, chlorine is a non-metal, but still they form a covalent bond. उसका रीजन यही है कि जो एल्यूमिनियम आयन है उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है. देखो सोडियम क्लोराइड की बात करें, BH3 का है ना सोडियम भी, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें और एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें, तो why aluminum chloride is a covalent bond? बिकॉज सोडियम आयन डिस्टॉर्ट करेगा इसको, क्लोराइड आयन को, मैग्नीशियम आयन भी डिस्टॉर्ट करेगा, एल्यूमिनियम आयन भी डिस्टॉर्ट करेगा. तो ज्यादा डिस्टॉर्शन कौन करेगा? एल्यूमिनियम आयन करेगा. उसका रीजन क्या है? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज ज्यादा है, वो उसके पास 13 प्रोटॉन्स है. फर्स्ट रीजन. Second reason is the size of aluminum ion is smaller than the sodium ion and magnesium ion, because we know across the period cationic size decreases, atomic size भी decrease होता है और cationic size भी decrease होता है when nuclear charge increases. Aluminium chloride has a greater covalent character. इतना covalent character आ जाता है aluminium chloride में aluminium की वजह से, instead of staying in an ionic compound, it forms a covalent compound. लेकिन यही काम सोडियम क्लोराइड में नहीं हो रहा. सोडियम क्लोराइड में भी है कोवेलेंट कैरेक्टर, मैग्नीशियम क्लोराइड में भी है, लेकिन इतना कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है कि इट कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड. हाउएवर एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है. समझ आई ये वाली बात या रिपीट करूं? स्मॉल हाईली charged cation can distort the shape of anion. And this brings covalent character in a ionic compound. जी, आयशा, बिस्मा, इल्सा, मावी, मारूज, फरीजा, अली. अली अभी क्लास स्टार्ट था ये तुम्हारी. अब्दुल्ला, बेटा कुछ पूछना है? पक्की बात है, सबको क्लियर है ये चीजें?
आगे बढ़े फिर। पावीन, वरीजा, बिस्मा, आमना, ये लिख लिया है यहाँ तक सब? ओके अच्छा, हमें एक चीज सीखनी है। थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ ग्रुप टू metal carbonates and metal nitrates। ये हम ओ लेवल से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं। लेट्स से इफ वी हैव अ मेटल कार्बोनेट, स्पेशली ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स, इफ वी हीट ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स, they decomposes to produce metal oxide and carbon dioxide gas। बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे इसके आपने, बहुत सारी इक्वेशंस बनाई है, मोल्स के क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करे हैं आपने। Let's say if we have magnesium carbonate and if we heat magnesium carbonate, it decomposes to produce magnesium oxide and carbon dioxide। This is the balanced equation for the decomposition of group 2 metal carbonate। ऐसा ही है। अच्छा, talking about group 2, the first metal of group 2 is beryllium। We are starting our consideration of magnesium ना, magnesium carbonate से start कर रहे हैं। Then we have calcium carbonate। It will form calcium oxide and carbon dioxide। Then we have strontium carbonate. It decomposes to produce strontium oxide and carbon dioxide। And barium carbonate, it produces barium oxide and carbon dioxide। अच्छा, एएस में हमने इसका एक ट्रेंड पढ़ा था, तो ट्रेंड याद है किसी को थर्मल स्टेबिलिटी का? देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट will decompose at a lower temperature। It is easier to decompose magnesium carbonate, but it is most difficult to decompose barium carbonate। This suggests that thermal stability is resistance to decomposition ना, stable है, decompose नहीं हो रहा। So this shows that down the group 2, thermal stabilities of group 2 metal carbonate increases। देखो, ये बात हमने एएस में सिर्फ ये बात पढ़ी थी और ये याद कर ली थी, इसका रीजन नहीं पढ़ा था। अभी हमें इसका रीजन पढ़ना है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 metal carbonates increases down the group, right? अब ये जो हमने पोलराइजेशन और चार्ज डेंसिटी ये सब पढ़ा है ना, ये बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड यूज होने हैं, इसलिए पढ़े हैं बस। अब पहले इसको समझते हैं कि हाउ थर्मल स्टेबिलिटी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। बाय barium carbonate is decomposed at a higher temperature, whereas magnesium carbonate needs smaller amount of temperature, smaller heat, मतलब कम हीट पे डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों, वो देखना है हमें। देखो, डिकम्पोजिशन जब हो रही है, तो अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की आयनिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कैटाइन है वो ऑक्सीजन को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर देता है। The rest of the other two oxygen stays with carbon to form carbon dioxide। So cation is basically breaking the bond between carbon and oxygen in carbonate ion। ऐसा ही है ना, मैं कार्बोनेट आयन की बॉन्डिंग अभी भी नहीं बना रहा हूँ, A2 में भी नहीं है कि कार्बोनेट आयन की बॉन्डिंग कैसी होती है। बट
हमें ये पता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, कार्बोनेट 2 नेगेटिव है। तो कैटाइन will distort the electron cloud of this carbonate anion, और इस डिस्टॉर्शन को करने में क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यही काम बेरियम कार्बोनेट में भी हो रहा है। लेकिन क्या डिफरेंस है मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट? देखो कार्बोनेट आयन तो दोनों में सेम है ना, सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, जो मैग्नीशियम आयन का साइज है ना, मैग्नीशियम कैटायन का साइज वो छोटा है, लेकिन जो बेरियम कैटायन का साइज है वो बड़ा है। समझ आई बात? तो हमने अभी ये देखा कि जो कैटाइन पोलराइज करता है एनाइन को, वो डिपेंड करता है चार्ज ऑफ आइन कैटाइन पे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज पे, और उसके साइज पे। साइज कैटाइन का जितना बड़ा होगा, इट मींस के उसका जो न्यूक्लियस है वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ज्यादा दूर होगा। मैग्नीशियम आइन का जो न्यूक्लियस है वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से करीब होगा। समझ आ रही है बात? और अगर इसको हम टर्मिनोलॉजीज में बात करें, तो बेरियम आयन की चार्ज डेंसिटी इज लेसर। साइज बड़ा है ना, चार्ज डेंसिटी कम है इसकी, और मैग्नीशियम आयन की चार्ज डेंसिटी हायर है। ठीक है, so charge density of barium ion is smaller as compared to the charge density of magnesium ion. तो मैग्नीशियम आयन जो है ना, वो एनाइन पे पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, इजिली उसका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से यू नीड टू सप्लाई अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। मतलब आप मैग्नीशियम आयन को हेल्प कर रहे हो बेसिकली हीट करके कि ऑक्सीजन को लेके भाग जाए। अब मैग्नीशियम आयन वैसे ही पावरफुल है, स्मॉलर साइज है उसका, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उसका न्यूक्लियस एनाइन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा करीब है, तो उसको हम कम हीटिंग करेंगे और वो तोड़ देगा बॉन्ड। लेकिन बेरियम आयन, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इट्स ग्रेटर आयनिक रेडियस, उसकी वजह से जो न्यूक्लियस ऑफ बेरियम आयन है, इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द नेबरिंग एनाइन। तो उसको हमें ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो बॉन्ड ब्रेक कर सके, आयन पोलराइजेशन करवा सके। ठीक है, और ज्यादा हीट कर रहे हैं तो ज्यादा टेम्परेचर पे जाके वो डिकम्पोज होगा। अब ज्यादा टेम्परेचर पे जाके डिकम्पोज हो रहा है तो मतलब वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा ना। इस बात को मैं समराइज करता हूँ, देखो। एज वी गो डाउन द ग्रुप, कैटायनिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कैटायनिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसका क्या मतलब है कि जो एनाइन पे पोलराइजेशन हो रही है वो कम होगी। एनाइन इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, कार्बोनेट आइन। So polarization of carbonate ion will decrease. So more energy is required to decompose. Decompose means breaking of the bond, or we can say कि or break carbon oxygen bond in carbonate ion, CO3 2 negative. Clear? देखो ये तो हमारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम जो एग्जाम में वर्डिंग लिखेंगे ना, वो हम पोलराइजेशन
और चार्ज डेंसिटी, इन सब का नाम लेके लिखेंगे। तो ये अगर ये लिख लो, फिर मैं आपको एग्जाम में किस तरह से ये आंसर लिखना है, बिकॉज इट इज अ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। just simply ask explain thermal stability of group 2 metal carbonate down the group. When he uses the word explain, it means you have to write everything, and this explanation of this question comes for around 3 to 4 marks। और ये आते ही आता है, अक्सर ही आ रहा होता है। मेटल कार्बोनेट का नहीं आएगा तो मेटल नाइट्रेट का आ जाएगा। इस तरह के 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें से कोई ना कोई एक आ रहा होता है हमेशा, और सेम आंसर रहता है इनका हमेशा। वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, जरा जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो। ये वाला लिख लिया स्लाइड, तो मैं आगे करूँ। डन। देखो ये आंसर है इसका, ये लिख लो। डिस्क्राइब saying describe and explain the trend in thermal stabilities of group 2 metal carbonates। So down the group what happens? Down the group 2 cationic size increases, cationic size increase होगा, due to which charge density of cation decreases। the magnesium ion की जो charge density होगी वो ज्यादा है as compared to barium ion। so polarization of carbonate ion decreases। ठीक है, इसको हम यू लिखेंगे, पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन यहाँ पे डिक्रीजेस आएगा। hence thermal stability increases। ठीक है, जो साइज इंक्रीजेस आ गया, चार्ज डेंसिटी का आ गया, इस पे 1 मार्क मिल जाएगा। तो पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन डिक्रीजेस, इस पे 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अराउंड 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो जल्दी से। डन। अच्छा, सेम एक्सप्लेनेशन इज फॉर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स। मेटल नाइट्रेट्स की आपको याद है, मेटल नाइट्रेट्स की जब डिकम्पोजिशन करते हैं, let's say if we have magnesium nitrate, when it is heated it produces magnesium oxide
oxygen gas and nitrogen dioxide. Similarly, अगर बेरियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस बेरियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इसकी भी सेम एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सेम एज इट इज. Thermal stability of group 2 metal nitrates also increases down the group, and exact same explanation. तो इसका भी आंसर लिख लो. जहां कार्बोनेट लिखा है बस वहां नाइट्रेट आ जाएगा. This is for metal nitrates, group 2 metal nitrates. Down the group, cationic size increases, so charge density of cation decreases, so polarization of nitrate ion decreases. यहाँ decreases लिख लेना, यहाँ भी मिस हुआ है. Hence, thermal stability increases. ठीक है, ये लिख लो तो फिर आप लोग चले जाना, आपकी क्लास खत्म हो गई है. और जो फ्रेश ज्वाइनिंग है प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना. अगर कुछ प्रॉब्लम हो एक्सेस करने में या लिंक ना हो तो मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा भेज दूंगा.